टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम डे 12 के क्वेश्चन और उसके आंसर के अप्रोच को समझने वाले हैं। राइट, इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी डेली क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप उन्हें वहां जाकर हिंदी या फिर इंग्लिश किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज का टॉपिक समझते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी एसोसिएटेड इश्यूज हैं, पहली चीज तो। और सेकंड बोल रहा है पॉवर्टी, और पॉवर्टी के साथ में जो डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं, इन दोनों चीजों को डील करता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको लिखने को दिया गया था। आई होप आप सबने अपने अपने आंसर्स लिख लिए हैं। अब हम इसके आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट, सबसे पहले हमें समझना है कि ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं बाय ब्रेकिंग द क्वेश्चन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो क्वेश्चन कहता है दैट पॉवर्टी इज रूटेड इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। फॉर द impoverished, labor is sometimes their sole mean of improving their situation. In this context, discuss the necessity for skill development programs and their effectiveness in reducing poverty among the poor. राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ गए होंगे बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट स्टिल हम इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो पॉवर्टी है, पहली चीज तो क्वेश्चन किसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, पॉवर्टी के। पॉवर्टी को आप सिंपल वर्ड्स में गरीबी समझ सकते हैं। ठीक है, गरीबी के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। सो क्वेश्चन कहता है कि पॉवर्टी जो है वो दो मेन रीजंस के कारण होता है। ठीक है, उसका रूट जो है दो मेन रीजंस में है। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो ये हो गया जहां पर हमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना होगा। हमें बताना होगा कि एज टू हाउ पॉवर्टी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पॉवर्टी होता है। सिमिलरली पॉवर्टी के कारण अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट के कारण ही कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी होता है। राइट, तो सबसे पहले तो हमें काइंड ऑफ ये एक रिलेशन क्रिएट करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन का हमारा पहला पार्ट ये हो गया। फिर क्वेश्चन का जो मतलब सेकंड पार्ट है, उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है। बोला गया है कि जो इम्पॉवरिश्ड लोग होते हैं, मतलब कि सिंपल वर्ड्स में जो पुअर लोग होते हैं, उनके लिए कभी कभी पॉवर्टी से निकलने का जो एकमात्र तरीका होता है, एकमात्र जो रास्ता होता है, दैट इज लेबर। लेबर मतलब सिंपल कोई काम करना, कोई वर्क करना। ठीक है, बोला इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नेसेसिटी, मतलब क्या रेलिवेंस है, क्या नेसेसिटी है फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मतलब गवर्नमेंट जो अलग अलग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट करती है, आफ्टर ऑल उसकी नेसेसिटी क्या है, उसकी जरूरत क्या है। राइट, और साथ ही साथ जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, क्या वो काम कर भी रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस चीज को हमें डिस्कस करना है। तो आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन के दो मेन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट बोलता है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करो। और सेकंड जो पार्ट है वो बोलता है आफ्टर ऑल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हमारी कंट्री के अंदर चल रहे हैं, उनकी नेसेसिटी क्या है, पहली चीज तो उनकी जरूरत क्या है, और सेकंड चीज उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, कितने इफेक्टिव वो अभी तक हुए हैं। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम डिस्कस करेंगे। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अप्रोच को हम समझने की कोशिश करेंगे एज टू कितने ज्यादा इफेक्टिव ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हुए हैं। ठीक है, बट देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि आफ्टर ऑल पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी क्या होती है। ठीक है, देखो, गरीबी को आप बहुत ही सीधे शब्दों में समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि देयर इज अ पर्सन एक्स या फिर ए। ठीक है, इफ जो पर्सन ए है उसकी मान लेते हैं कैपेबिलिटी है कि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंच सकता है अगर उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करूं तो। बट अगर वो लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण इस लेवल तक ना पहुंच पाए, सिंपल वर्ड्स में अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाता है या फिर मिनिमम पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज पुअर। और इसी पर्टिकुलर कंडीशन को क्या बोला जाता है, इसी कंडीशन को बोला जाता है दैट द कंडीशन इज पॉवर्टी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो फिर से समझिए, अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी कम से कम कैपेसिटी, मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, यानी कि मिनिमम कैपेसिटी जो है वहां तक भी ना पहुंच पाए और उसका रीजन है लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फेसिंग पॉवर्टी या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन गरीब है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गया पॉवर्टी का डेफिनेशन। सेकंड चीज आपको ये समझना है कि आफ्टर ऑल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो पहले देखो, पहले हमें ये समझना है कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब क्या है, रोजगार। राइट, तो रोजगार का मतलब क्या होता है, रोजगार का सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास कोई एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिसके थ्रू आप मनी जनरेट कर रहे हो या फिर इनकम जनरेट कर रहे हो। ठीक है, और ये कुछ ऐसे इनकम जनरेट हो रहे हैं जिसके थ्रू आप जीडीपी के अंदर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हो।
तो सिंपल वर्ड्स में कोई भी ऐसा नौकरी, कोई भी ऐसी जॉब, कोई भी ऐसा काम जिसके थ्रू आप हमारे इंडिया के जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो चीज कहलाती है कि आप एम्प्लॉयड हैं, आपके पास कोई ना कोई जॉब है। ठीक है, अगर आप इसी से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को समझना चाहेंगे तो वो भी इजी है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट को समझो। अनएम्प्लॉयमेंट कहता है कि मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है और ही इज विलिंग टू डू सम वर्क, मतलब वो कोई काम करना चाहता है बट ही इज नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है वो पर्टिकुलर काम करने की, तो जो कंडीशन में वो है उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन, अनएम्प्लॉयड कंडीशन। ठीक है, सो वन सेकेंड समझो। अंडर जो अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है उसका सीधा सा मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पर्सन काम करने को राजी तो है, काम करने को तैयार तो है, विलिंग है, रेडी है, बट उसे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, उसे वो पर्टिकुलर काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो उसके कारण वो काम नहीं कर पा रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए। एम्प्लॉयमेंट जिसके थ्रू आप जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट कि आप विलिंग है बट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कहीं पर भी काम करने की, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हमारा आता है थर्ड फैक्टर। अब हम समझते हैं कि आफ्टर ऑल अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर था अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट को ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का सीधा सा मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी जो जॉब है, ठीक है, और उस जॉब को फिल करने वाले जो एप्लीकेंट्स हैं, उन एप्लीकेंट्स की जो खुद की परफॉर्मेंस है, उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो कहीं ज़्यादा है, मतलब कि मेरे पास इतनी अच्छी जॉब्स ही नहीं है कि मैं उन पर्टिकुलर लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकूं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, वो इजीली समझ आएगा। मान लेते हैं कि देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज एबीसी, ठीक है, और एबीसी जस्ट सपोज किसी एक वर्कर क्लास के लिए या फिर वर्किंग क्लास के लिए कुछ मतलब समझते हैं वैकेंसी को ओपन करता है। ठीक है, तो जब वो देखता है कि जो लोगों ने जो जॉब फिल किए हुए हैं, मान लेते हैं कि उसमें बहुत सारे लोग हायर क्लास के, मतलब मान लो लोगों ने एमबीए वगैरह कर रखा है, ठीक है, और एमबीए पे आकर ये पर्टिकुलर लोग जॉब फिल कर रहे हैं। इस एग्जांपल को थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। देखो जो भी एबीसी कंपनी है, इसने एक पर्टिकुलर जॉब के लिए वैकेंसी क्रिएट कर रखी है। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी की जो क्वालिफिकेशंस है, जो एलिजिबिलिटी है, वो है 12th कंप्लीट होना चाहिए, मतलब जो भी लोग हैं उनकी 12th कंप्लीट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो भी लोग इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने एमबीए कर रखे हैं, कुछ लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, कुछ लोगों ने अपनी मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मान लेते हैं कुछ लोगों ने पीएचडी कंप्लीट कर रखी है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि टोटल 10 वैकेंसीज थी, और 10 वैकेंसीज में कुछ लोग ऐसे आ गए जो कि एमबीए वाले थे, कुछ लोग ऐसे जो कि ग्रेजुएट वाले थे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट और कुछ पीएचडी वाले। तो 10 लोग ऐसे हैं जिनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दैट इज मच हायर देन द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कितनी थी? ओनली 12th कंप्लीट। बट अभी लोग कौन से हैं? एमबीए वाले, पीएचडी वाले, पीजी वाले। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर काम करने वाले लोग तो हैं, मतलब केपेबल लोग तो हैं, बट मेरे पास इतनी अच्छी जॉब्स ही नहीं है, मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है कि मैं इन पर्टिकुलर लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकूं। तो इन लोगों को अपने स्टैंडर्ड से नीचे आकर, अपने नॉलेज बेस से नीचे आकर उस पर्टिकुलर लेवल पे जॉब करना पड़ रहा है, जो लेवल इनके लिए नहीं है एक्चुअली। जिस लेवल से काफी ज्यादा ऊपर है वहां पे जॉब करना पड़ रहा है। इसी चीज को कहते हैं कि दे आर अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड इसका मतलब है वो एमबीए वाला पर्सन या फिर जो पीएचडी वाला पर्सन है वो एक बेटर जगह पर एम्प्लॉयड हो सकता था, और इस पर्टिकुलर कंपनी ने, एबीसी कंपनी जो है, इस पर्टिकुलर पर्सन का अंडर यूटिलाइजेशन कर रही है। अंडर यूटिलाइजेशन कर रही है मतलब जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी उसकी कैपेबिलिटीज है उस पीएचडी वाले पर्सन की, उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही है। बिकॉज देखो जो काम था वो तो 12th वाले का, मतलब 12th कंप्लीट वाले का था। तो 12th वाला कंप्लीट, एक ऐसा पर्सन जिसने 12th कंप्लीट किया है वो भी इस पर्टिकुलर काम को बड़ी आसानी से कर सकता था, और ये भी बड़ी आसानी से काम करेंगे। तो क्या फायदा हुआ आपकी, आप पीएचडी या फिर एमबीए वाले को इस पर्टिकुलर चीज में लो। यही जो मतलब काइंड ऑफ काम है, इसे वो कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। और आप जानते हो राइट नाउ इंडिया के अंदर ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, राइट। आप जैसा जानते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म आता है, जब भी कोई एक ऐसे पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उसमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ लोग जो होते हैं वो फॉर्म फिल करते हैं, और कुछ लोगों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो मच हायर होती है, जो कि उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन या फिर वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है। तो ये शो करता है कि वो सारे के सारे लोग एक्चुअली अंडर एम्प्लॉयड है, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको रिक्रूट किया है वो ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों का अंडर यूटिलाइजेशन कर रही है, मतलब सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये तो हम समझे पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है। जो चारों हमारे मेन कीवर्ड्स थे, चारों हम समझ गए। अब हम यहाँ पर जब हम बॉडी पार्ट स्टार्ट करेंगे, सो हमें कोशिश करनी है कि एक रिलेशन क्रिएट करना है पॉवर्टी, काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना है। तो देखो हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक पॉवर्टी है, मतलब ठीक है गरीबी है, तो गरीबी के कारण दो चीजें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या होता है? पहली चीज तो एजुकेशन नहीं मिल पाती लोगों को, जो पुअर लोग हैं उनको एजुकेशन बहुत ज्यादा खराब मिलती है।
और सेकंड चीज आप ये समझ सकते हैं कि पॉवर्टी है तो रिसोर्सेस नहीं है, पैसे नहीं है, मनी नहीं है, मनी नहीं है तो अपने हेल्थ के ऊपर स्पेंड नहीं कर पाएंगे, राइट। अब देखो एजुकेशन नहीं है तो उनके पास स्किल्स नहीं होंगे, राइट, प्रॉपर स्किल्स नहीं होंगे, स्किल्स नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि उनके पास जो कैपेबिलिटी है वो भी नहीं होगी, राइट, कैपेबिलिटी भी नहीं होगी, और कैपेबिलिटी नहीं होगी मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो सिंपल वर्ड्स में क्या है, अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे ये लोग, ठीक है। आई होप आप समझ गए। सेकंड चीज मान लेते हैं कि पॉवर्टी है लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन के पास मान लो कि एजुकेशन है भी लेकिन हेल्थ सही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई तो उसकी कैपेबिलिटी फिर से डिक्लाइन हो गई, कैपेबिलिटी डिक्लाइन हो गई तो ये सारे जो लोग हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हो गए, अंडर एम्प्लॉयड कि उनके पास एजुकेशन तो है, उनके पास कैपेबिलिटीज हैं बट उनको वैसा जॉब नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ लो हेल्थ कंडीशंस, बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, राइट। सो ये एक आप सिंपल से कंडीशन समझ सकते हो, आप इसको एक छोटे से फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हो कि आप पॉवर्टी को सबसे पहले रखिए, ठीक है, आप बताइए लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ, ठीक है, पॉवर्टी के दोनों ये मेन पिलर्स होते हैं, काइंड ऑफ कह सकते हो मेन फीचर्स हैं। फिर एजुकेशन ना होने के कारण लोगों के पास स्किल्स नहीं होती और हेल्थ ना होने के पास काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं होती। अब देखो स्किल्स नहीं है और ये नहीं है तो दोनों में ही क्या है, कैपेबिलिटी नहीं है लोगों के पास, कैपेबिलिटी नहीं है तो पॉवर्टी वाला जो एजुकेशन वाला फैक्टर है वो आपको अनएम्प्लॉयड की तरफ लेके जाएगा और हेल्थ वाला फैक्टर जो है आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, इसके थ्रू आप एक्चुअली जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो भी आप कहीं ना कहीं देखो, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने डिस्कस कर लिया, हमने काइंड ऑफ पॉवर्टी, राइट, देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमारा पॉवर्टी हो गया, सेकंड हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, थर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तीनों के बीच में काइंड ऑफ हमने रिलेशन क्रिएट कर दिया और हमने पहले ही ऑलरेडी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट तीनों को हमने पहले ही इंट्रोडक्शन के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। सो पॉइंट इज हमारा जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो बहुत ही इजीली क्लियर हो गया, हमने उसको प्रॉपर टाइम भी दिया, प्रॉपर स्पेस भी दिया ऑब्वियसली, एंड वी हैव कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर पार्ट। चलिए फिर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर हम आते हैं, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसके पहले तो हमें उसकी नेसेसिटीज बतानी है कि क्या जरूरत है उस चीज की, ठीक है, क्या जरूरत है मतलब क्या रेलिवेंस है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स की, और सेकंड चीज हमें बताना है इफेक्टिवनेस क्या है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को डिस्कस करते हैं जहां पर क्या बोल रहा है कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसकी नेसेसिटी क्या है, ठीक है, नेसेसिटी मतलब उसकी जरूरत क्या है, उसकी रेलिवेंस क्या है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो स्किल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी नेसेसिटी तो ये है कि ऑब्वियसली लोगों के अंदर स्किल्स होने चाहिए। स्किल्स क्यों होने चाहिए, बिकॉज जैसा आप जानते हो अभी के पर्टिकुलर टाइम में टेक्नोलॉजी लगातार इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है तो काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि जो स्किल्ड जॉब है, स्किल्ड जॉब उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, और जो नॉन स्किल्ड जॉब थी, नॉन स्किल्ड जॉब वो काइंड ऑफ अब डिक्रीज हो रही है, राइट। देखो पहले तो ऐसा था कि नॉन स्किल्ड जॉब काफी सारी हुआ करती थी, ऑब्वियसली लोग वहां पर काम करते थे, बट अभी के टाइम में जो नॉन स्किल्ड है वो काफी सारे कम हो गए हैं, राइट, काफी कम हो गए, जो नॉन स्किल्ड है मतलब काइंड ऑफ वो भी अब स्किल्ड जॉब के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, तो राइट, तो स्किल्ड जॉब की जो अपॉर्चुनिटी या फिर डिमांड है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पर आप कुछ डेटा वगैरह कोट कर सकते हो, स्पेशली वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की क्यों, देखो बिकॉज वर्ल्ड बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर से रिलेटेड, राइट, वर्कर से रिलेटेड सारे के सारे डेटास निकालता है, राइट। इसके अलावा जो ILO है, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आप इसका कोई डेटा कोड कर सकते हो, राइट। तो आप बेसिकली आपको बताना है, आप इंडिया के स्पेसिफिक डेटा कुछ रेडी कर सकते हो। जैसे देखो वर्ल्ड बैंक का एक डेटा है जो कि मुझे भी ध्यान आ रहा है, वर्ल्ड बैंक का डेटा उसमें एक ये बोलता है कि इंडिया का जो मतलब डिमांड है, स्पेशली वर्कर्स का डिमांड है, स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स का डिमांड है, वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, और अगले कुछ सालों के अंदर इंडिया का जो स्किल्ड वर्कर का डिमांड है इट इज गोइंग टू बी मोर देन 10 करोड़, ठीक है, मतलब मोर देन 10 करोड़ के आसपास का स्किल्ड डिमांड, स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड इंडिया के अंदर होने वाली है, मतलब इतने ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। तो पॉइंट इज इसलिए जरूरी है कि हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी के टाइम में तो हमारे पास इतने लोग नहीं है, हमारे पास 10 करोड़ लोग डेफिनेटली नहीं है जो कि स्किल्ड हो अलग अलग फील्ड्स के अंदर, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के अंदर, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए, राइट। तो इस चीज के लिए सबसे पहली बात तो हमारी नेसेसिटी इसलिए हो गई कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हमें स्किल्स प्रोवाइड करने हैं ताकि हम अपने लिए एक वर्कफोर्स क्रिएट कर सकें, राइट। सेकेंड चीज, अब देखो आप अभी तो ये समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है लगातार डेवलप हो रही है, तो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो आप ये भी तो समझिए कि बहुत सारे जो मतलब जो एग्जिस्टिंग स्किल्स थी, जो एग्जिस्टिंग स्किल्स थी, ठीक है, वो काइंड ऑफ क्या हम कह सकते हैं कि आउटडेटेड हो रही है, आउटडेटेड हो रही है। देखो एग्जिस्टिंग स्किल से आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि देखो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जब भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी लोग थे, मतलब जिनको भी जो भी जजेस कुछ बोला करते थे तो उनको लिखना पड़ता था, तो पीपल यूज टू राइट दैट, ठीक है, राइट दैट बाय हैंड राइटिंग,
हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखना पड़ता था, राइट। तो उसके लिए एक शॉर्ट हैंड का आप कंसेप्ट सुनते होंगे, शॉर्ट हैंड एक राइटिंग होती है, तो लोग पहले ये सीखा करते थे। बट अगर आप नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के बाद की बात करेंगे तो सबसे बड़ी चेंज जो आ रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर चीज को डिजिटलाइज किया जा रहा है, सॉरी डिजिटाइज किया जा रहा है। मतलब कि अब जो रिक्वायरमेंट्स है वो हैंड रिटन वालों की नहीं है, रादर अब उनकी है जो कि टाइपिस्ट है, राइट, जो फास्ट टाइप कर सकते हैं। तो अगले 5 सालों के अंदर जो टाइपिस्ट की डिमांड है वो और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर हाई कोर्ट में, हर सुप्रीम और जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जो टाइपिस्ट के लिए जो वैकेंसीज है वो बढ़ेंगे, बिकॉज उनको डिजिटाइज किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर्स आएंगे, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, रादर जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं वो लोग भी आउटडेट हो रहे हैं, वो सब भी आउटडेट हो रही हैं। और अगर ये सब आउटडेट हो रही है तो ऑब्वियसली इसको रिप्लेस करने के लिए हमें न्यू स्किल्स चाहिए, राइट। न्यू स्किल्स चाहिए, मतलब अब लोगों को कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर सीखने के लिए यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से एक बेस्ट तरीका हो सकता है। वंस अगेन वी हैव प्रूव्ड कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनकी नेसेसिटी क्या है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, आफ्टर ऑल क्यों ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स जो है चलते रहने चाहिए, राइट। फिर थर्ड आप ये देख सकते हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, मान लो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा है, लेकिन उसको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है। तो मान लेते हैं कि वो कोई लोअर जॉब कर रहा है जिसके अंदर उसको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए जो भी मार्केट के अंदर मेन स्किल्स है, जो या फिर जो जिस पर्टिकुलर स्किल की सबसे ज्यादा डिमांड है, राइट, उस पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो पर्टिकुलर डिमांड सीख सकता है, वो पर्टिकुलर स्किल सीख सकता है, राइट। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि उसे जो जावा लैंग्वेज है, जावा जो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, मान लेते हैं कि उसे जावा आता है, लेकिन जब वो मार्केट के अंदर जाकर देखता है तो ही सीज की जो पाइथन जो एक दूसरी लैंग्वेज है, पाइथन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो वो क्या कर सकता है, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को मार्केट के हिसाब से रेलिवेंट बनाने के लिए न्यू स्किल सीख सकता है, जो भी न्यू स्किल्स है। तो वंस अगेन हमने प्रूव किया कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की नेसेसिटी क्या है, राइट, उसका रेलिवेंस क्या है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हम अलग अलग फैक्टर्स के साथ किस तरीके से आफ्टर ऑल लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी नेसेसिटी क्या है, उनकी रेलिवेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप एक और फैक्टर ले सकते हैं कि आपने देखो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का कंसेप्ट सुना होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड में ये बोला जा रहा है कि 2030 होते होते, राइट, इंडिया जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्किंग एज का कंट्री बन जाएगा। मतलब मेजॉरिटी वर्किंग एज की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर होने वाली है, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग वर्किंग एज में होंगे, मतलब कि सबसे ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे काम करेंगे, तो अगर काम करेंगे तो काम करने के लिए कोई तो स्किल्स चाहिए ना, राइट। कोई भी अगर हम अगर सोचो कि हमारे पास सबसे ज्यादा वर्किंग एज की पॉपुलेशन है बट लोगों के पास स्किल्स नहीं है, स्किल्स नहीं होगी तो सोचिए जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करो। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, राइट, ताकि जो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है जो कि अगले कुछ सालों के अंदर मेन वर्किंग एज में आने वाले हैं, देखो 15 से लेकर के जो मतलब 59 तक के लोग होते हैं, ये जो वर्किंग एज होती है इनको बोला जाता है दैट दे आर अ पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। अगर इनका सही से इस्तेमाल किया, मतलब ये जो लोग जो वर्कफोर्स हमारा क्रिएट होने वाले हैं, अगर हमने इसका सही से इस्तेमाल किया तो ऑब्वियसली इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज बन सकती है अगले कुछ सालों के अंदर। बट अगर इन पर्टिकुलर लोगों को, जो भी वर्कफोर्स हमारा क्रिएट होने वाला है अगले कुछ सालों के अंदर, अगर इसको सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, इनको अगर सही दिशा नहीं दिखाई गई, सही डायरेक्शन नहीं दिखाया गया, इनको स्किल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए गए, तो कहीं ना कहीं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है हमारा डेमोग्राफिक डिजास्टर में परिवर्तित हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिजास्टर? सिंपल वर्ड्स में कि एक लार्ज पॉपुलेशन है तो, बट दे आर नॉट वर्किंग फॉर एनीथिंग प्रोडक्टिव, वो किसी अच्छी चीज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, रादर सोशल क्राइम्स, सोशल इनस्टेबिलिटी, इन सब चीजों के कारण प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। जो समाज के अंदर अराजकता है, जो अनार्की है, वो काफी ज्यादा फैल जाएगी। बिकॉज देखो इतने सारे लोग हैं बट इनके पास करने को कुछ नहीं है, इनके पास प्रॉपर जॉब नहीं है, इनके पास एक स्टेबल लाइफ नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये सब नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर बढ़ जाएंगी, राइट। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें डेमोग्राफिक डिजास्टर ना हो, इस चीज के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वंस अगेन इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, ताकि इन लोगों को हम स्किल्स प्रोवाइड करें, ताकि हम इन लोगों को जॉब प्रोवाइड करें। और जितने ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे उतने ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, जॉब मिलेगा, तो उतने ज्यादा हमारी सोसाइटी स्टेबल रहेगी, राइट। आई होप आप ये सब भी समझ गए। इसके अलावा देखो, अब आपने एक चीज देखा होगा कि 2014 के अंदर जो गवर्नमेंट आती है, बीजेपी रूल गवर्नमेंट आती है, 2019 के अंदर वंस अगेन बीजेपी रूल गवर्नमेंट आती है, राइट, सेम गवर्नमेंट आती है। पॉइंट इज, पिछले कुछ सालों में अगर आप एक चीज देखोगे तो वो ये हुआ है कि इंडिया को एक वर्किंग एज पॉपुलेशन को की तरफ लेके जाने के लिए काफी सारे नए नए स्कीम्स लॉन्च किए गए। लाइक आप पिछले कुछ सालों में अगर देखो तो इंडिया के अंदर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, PLI स्कीम, राइट, ये सब चीजें लॉन्च की गई हैं।
तो ये देखो, इन सब का मेन मकसद क्या है, इन सब का मेन मकसद समझो। अगर आप पीएलआई प्रोग्राम समझोगे तो पीएलआई क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब कि जो यूथ है, जो भी मतलब कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, उसको उसके लिए पैसे दिए जाएंगे, उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। अगर आप मेक इन इंडिया की बात करो तो सेम चीज बोलता है कि इंडिया के अंदर चीजों को मैन्युफैक्चर करना है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब कहीं ना कहीं यूथ को सपोर्ट कर रहा है, अपने आप को वो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बट ये किस यूथ को सपोर्ट कर पाएगा, कौन से यूथ को? अगर ये यूथ हमारा स्किल्ड ना हो, अगर इस यूथ को यही ना पता हो कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, अगर इस यूथ के पास वो स्किल्स ही ना प्रेजेंट हो जिसके थ्रू वो कोई अपने आप को बेनिफिट कर सके, तो आफ्टर ऑल कैसे गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर पाएगी? देखिए, एक चीज समझिए, 2015 से 2020 के बीच में 20 के बीच में इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च हुए और ये सब इंस्टेंट सक्सेस हो गए। सक्सेस क्यों हुए? बिकॉज हमारे पास ऐसे यूथ प्रेजेंट थे जो कि स्किल्ड यूथ थे। ये सब के सब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, एंड द मोमेंट दे गॉट द अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली दे ग्रैब्ड इट विद बोथ हैंड्स, और वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा आगे बढ़ गए। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना लिया, राइट। अगर आप इसी साल की बात करेंगे तो कुछ महीनों पहले क्या हुआ है, इंडिया actually surpassed UK and became the fifth largest economy in the world. Fifth largest economy. What does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है that Indian youth, Indian जो business setup है, Indian जो business industry है, it is actually rising and it is rising very very fast. राइट, देखो यही सब फास्ट हो रहा है तभी तो हमारी जीडीपी बढ़ रही है, और जीडीपी बढ़ रही है तभी हमारा जो रैंकिंग है वो काइंड ऑफ इंप्रूव हुआ है, हमारी रैंकिंग काइंड ऑफ आगे हुई है, राइट। तो इसके थ्रू हमने समझने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम इन लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली द पीपल विल बी रेडी, और जब भी गवर्नमेंट को न्यू स्कीम्स लॉन्च करती है तो लोग जो है उस पर्टिकुलर स्कीम को सक्सेस बनाने के लिए काफी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आप इतना समझ गए कि एक्जैक्टली जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके रेलिवेंस क्या है, उनकी नेसेसिटी क्या है। तो जो हमारे सेकंड पार्ट का जो मतलब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट सब पार्ट था कि नेसेसिटी क्या है, आई होप आपको वो सब चीजें क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कि जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंडिया के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट किए गए हैं, क्या वो इफेक्टिव है, क्या उनकी इफेक्टिवनेस सही से मतलब यूज हुई है, राइट। तो इस चीज को हम समझते हैं। तो देखो, इफेक्टिवनेस की अगर आप बात करोगे तो एक चीज तो क्लियर है कि जो भी लोग जिनको स्किल्स होते हैं, जिनके पास एजुकेशन होता है, तो स्किल्स का सीधा सा मतलब क्या है कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उनको कुछ नई चीजें सिखानी है। तो जब भी आप किसी पर्सन को कुछ नई चीजें सिखाओगे तो उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स होती है, कॉग्निटिव स्किल्स वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। कॉग्निटिव स्किल्स क्या होता है? सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, किसी चीज को रीड, थिंक, अंडरस्टैंड करने की शक्ति, वो सब काफी ज्यादा इंप्रूव होती है, राइट। देखो, जब भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई नई चीज सिखाओगे तो वो कोई कुछ नई एक नए तरीके से सोचना स्टार्ट करेगा, उस चीज को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेगा, और डेफिनेटली उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगी। सेकेंड चीज, और इसकी इफेक्टिवनेस देखो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी लोगों को स्किल्स प्रोवाइड किया है हमने, उसमें से मेजॉरिटी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है। मतलब कि जिसके पास भी स्किल्स थे उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिला है। एम्प्लॉयमेंट मिला है तो उनके पास मनी सपोर्ट आया है, मतलब पैसे आए हैं, इनकम आया है, वेजेस आए हैं। वेजेस आए हैं तो वो अपनी सेल्फ प्लस अपनी फैमिली की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको अपलिफ्ट कर पाए हैं, उसको और ज्यादा बेटर कर पाए हैं, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड चीज देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पहले काइंड ऑफ अनस्किल्ड जॉब किया करते थे, अनस्किल्ड जॉब्स किया करते थे। जब उनके पास स्किल्स आ गए तो उसकी सबसे बड़ी इफेक्टिवनेस ये हुई कि उनको काइंड ऑफ आप समझ सकते हो एक फॉर्मल जॉब मिलना स्टार्ट हो गया, फॉर्मल जॉब। तो देखो, जब उनको फॉर्मल जॉब मिला तो फॉर्मल जॉब की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के स्फीयर में जब आए तो ऑब्वियसली उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, उनको रिटायरमेंट प्लान्स मिले, उनको पेंशन प्लान्स मिले, उनको सोशल सेक्टर का इनिशिएटिव्स मिले, मतलब हेल्प मिला, हेल्थ सिक्योरिटी मिले, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, उनको लोन्स मिले। पॉइंट इज, जब वो अनस्टेबल जॉब में थे या फिर जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे तब उनको ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। बट जब उन्होंने स्किल सीखा तो वो फॉर्मल जॉब में आए तो उनको ये सब बेनिफिट मिले। ये सब बेनिफिट मिले तो ऑब्वियसली उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी फिर से वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, काफी ज्यादा बेटर हो गई, राइट। इसके अलावा आप ये समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास पहले कोई स्किल ना हो और बाद में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर किसी भी प्रोग्राम के थ्रू अगर उन्हें मैं स्किल्स प्रोवाइड कर दूं या फिर स्किल्स मिल जाए तो सोसाइटी में उसका जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, वो सब काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। लोग जो है अपने ऊपर काफी पैसा खर्च करेंगे, लोग अपनी फैमिली के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, फैमिली के एजुकेशन के ऊपर, फैमिली के हेल्थ के ऊपर, फैमिली के एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। पैसा खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली के साथ अपनी सोसाइटी के अंदर अपलिफ्ट होंगे, उनका स्टेटस अपलिफ्ट होगा, पूरे सोसाइटी का स्टेटस अपलिफ्ट होगा, पूरे नेशन का जो स्टेटस है वो अपलिफ्ट होगा। तो इसके थ्रू भी हम कह सकते हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी काफी ज्यादा काइंड ऑफ इफेक्टिव रहे हैं, राइट। इसके अलावा आप ये समझ सकते हो कि मान लो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि पहले कहीं काम किया करता था, ठीक है, बट उसने स्किल सीखा, अपने आप को इस लायक बनाया कि उसने मान लो अपनी खुद की कंपनी लॉन्च कर दी, ठीक है। अब अगर उसने अपनी कंपनी लॉन्च कर दी तो सोचिए
उसने पहली चीज तो खुद को एम्प्लॉय किया, ठीक है, साथ ही साथ उसने बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। इसका मतलब है कि वो नेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब लोगों को सिर्फ मतलब देखो, सिर्फ खुद जॉब नहीं कर रहा है बट लोगों को जॉब प्रोवाइड भी कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे हो सकता है कि इसकी कंपनी काफी बड़ी हो जाए और बाहर की कंट्री से एफडीआई वगैरह, एफडीआई, एफपीआई, इन सबको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे। तो देखो, लार्जर सेंस में कुछ कंपनीज जो है इनकम ग्रोथ को इतना इंक्रीज कर लेगी कि वो नेशनल लेवल पे लोगों को मतलब सपोर्ट कर सकती है या फिर कंट्री को एज अ होल सपोर्ट कर सकती है। बिकॉज देखो, जब भी एफडीआई आएगा तो ऑब्वियसली इंडिया का जो फॉरेक्स है वो भी काइंड ऑफ इंक्रीज होगा, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैंने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को अलग अलग लेवल पे यहाँ पर इनिशिएट करने की कोशिश की, इसको अलग अलग लेवल पे डिस्कस करने की कोशिश की, यहाँ तक कि हमने एक फैक्टर्स का यहाँ पर ये भी समझा कि इंटरनेशनली स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं लॉन्गर टर्म में, राइट। ऑब्वियसली ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में नहीं होती है, ये सब चीजें लॉन्गर टर्म में होती है, ठीक है। सो आई होप आप ये सब चीजें समझ गए कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन ये डिसाइड करते हैं कि आफ्टर ऑल हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर मुझे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को और ज़्यादा बेटर बनाना है, ठीक है, और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन करना है, तो मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। पहली चीज़ तो देखो, जब भी आप कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेनर्स हैं जो ट्रेन करेंगे उनकी क्वालिटी इंश्योर करें, ठीक है। अगर जो ट्रेनर्स हैं उनके पास खुद के पास क्वालिटी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं होगा स्किल्स प्रोवाइड करने का, राइट। तो ट्रेनर्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड चीज, देखो, जो भी उनको स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्किल्स वो होनी चाहिए जो कि इंडस्ट्री रेलिवेंट हो। इंडस्ट्री रेलिवेंट हो, इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्री रेलिवेंट का सीधा सा मतलब है कि देखो, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर जैसे सपोज मार्केट के अंदर डिमांड चल रहा है पाइथन का, ठीक है, पाइथन इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, और अगर आप लोगों को जावा सिखाना स्टार्ट कर दो तो कोई बहुत ज्यादा फायदा तो होगा नहीं। तो आपको कुछ ऐसी स्किल्स सिखानी है जो कि मार्केट के अंदर डिमांड में हो, जो लोगों के बीच में एक्चुअली डिमांड में हो, लोग जो कि इंडस्ट्री के बीच में डिमांड में हो, ताकि जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन उस स्किल को सीखे तो लॉन्गर टर्म में उसको जॉब मिले, उसको बेनिफिट्स मिले, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करें, साथ ही साथ जिस भी लोगों को आप सिखा रहे हैं उनको आप जॉब लिंकेजेस प्रोवाइड कीजिए। जॉब लिंकेजेस मतलब कि देखो, आप उनको ट्रेनिंग तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आप उनको डिफरेंट कंपनीज के अंदर भेजिए, आप उनको जॉब में अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, आप उनको इंस्पायर कीजिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा वो जॉब लिंकेजेस मतलब उनको मिलेंगे, उतनी अच्छे चांसेस है कि उनको स्किल डेवलपमेंट के बाद एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करोगे तो आपको एक गोल सेटिंग के बारे में बात करनी है। गोल सेटिंग मतलब कि देखो, हर एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का अपना खुद का एक गोल होता है कि एग्जैक्टली मुझे कितने लोगों को हेल्प करना है, कितने साल के अंदर, और किस पेस से हेल्प करना है। तो जो भी गोल सेटिंग है आपको कोशिश करनी है कि वो रियलिस्टिक रहनी चाहिए, मतलब जो चीज केपेबल हो सके, जो चीज पॉसिबल हो सके, उस तरीके के कुछ गोल सेटिंग्स करने हैं ताकि लोगों को सच में इस पर्टिकुलर चीज का बेनिफिट हो सके। साथ ही साथ आप ये भी ले सकते हो कि लॉन्गर टाइम तक अगर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चलता है तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसको चेंज करने की इंपॉर्टेंट है। जैसे किस चीज के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही थी, कौन से स्किल्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। सो टाइम टू टाइम इन पर्टिकुलर डिटेल्स का, इन जो भी स्किल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं उनका रिविजन होना चाहिए, राइट टू टाइम मार्केट के अंदर जिस चीज की डिमांड चल रही है उस चीज को इंक्रीज करना है। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हो कि हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ऐसी चीजें बनानी है जहां पर हम लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकें और वहां पे लोगों को ट्रेन कर सकें, राइट। तो काइंड ऑफ ये कह सकते हो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ट्रेनिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन चीजों को इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि एक कॉमन गोल को बनाना स्टार्ट है, मतलब कॉमन गोल को बनाना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए कॉमन गोल क्या होगा? हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को और ज्यादा बेटर तरीके से यूज करना, राइट। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम अपने एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को और बेटर तरीके से वो कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, और बेटर तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो इन सब चीजों के थ्रू आप अपने आंसर को यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं, आप अपने आंसर को बता सकते हैं। फाइनली अपने आंसर को एंड करने से पहले, कंक्लूड करने से पहले आप ये बता सकते हो कि आफ्टर ऑल देखो, और हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आपको याद होगा इंट्रोडक्शन के अंदर पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन सबको लिंक किया था, और देन हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आए थे। तो कंक्लूजन के अंदर हम काइंड ऑफ पॉवर्टी को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ लिंक भी कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो किस तरीके से पॉवर्टी एलिवेशन मतलब रिड्यूस करने की हेल्प कर सकती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आएगा तो लोगों के पास वेजेस आएंगे, वेजेस आएंगे मतलब मनी आएगा, मनी आएगा मतलब अब वो डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, राइट। डिमांड क्रिएट करेंगे तो देखो मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। तो काइंड ऑफ लार्जर टर्म में जो मार्केट है उसका भी बेनिफिट हो रहा है। डिमांड क्रिएट करेंगे तो उनकी जो खुद की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी काफी अपलिफ्ट होगी। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट होगी तो वो अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर भी मतलब खर्च करेंगे। एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे तो एजुकेशन के थ्रू बच्चे जो हैं वो इतने केपेबल हो जाएंगे कि वो अपने लिए कुछ जॉब्स वगैरह ले सकते हैं लॉन्गर टर्म में।
राइट। अगर वो जॉब ले लेते हैं तो काइंड ऑफ वो पॉवर्टी के सर्कल से बाहर हो गए। तो देखो यही तो हमारा मेन एम था कि किस तरीके से आफ्टर ऑल हम पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को यूज करें। आफ्टर ऑल किस तरीके से देखो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू हम फाइनली पॉवर्टी से बाहर निकल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने इस आंसर को एंड कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो और आप बता सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जिसके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट। हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के टाइम्स में चल रहे हैं और इस चीज को बेटर यूटिलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों के पास रेलिवेंट स्किल्स हो। बदलती दुनिया के साथ, बदलती जो टेक्नोलॉजीज के साथ लोग इस पर्टिकुलर चीज के साथ आगे बढ़ते रहें, राइट। ऐसा ना हो कि हमारे स्किल्स जो है काइंड ऑफ स्टैग्नेट हो जाए, ये चीज बिल्कुल सही नहीं होगी। और स्किल का स्टैग्नेशन रोकने के लिए द बेस्ट थिंग इज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अप्रोच को, क्वेश्चन के कंटेंट को, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को और प्रेजेंटेशन को, हर चीज को समझ गए, राइट। देखो जिस तरीके से हमने पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखा है, आपको भी कोशिश करना है उसको पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली, हमने इसके बारे में बात की है पहले भी कि अगर आप पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सामने आते हैं, राइट। वो इवैल्यूएटर को सामने से दिखते हैं, तो उसके कारण आपको एक बेटर मार्क्स मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है, राइट। सो इस तरीके से आप अपने इस आंसर को फ्रेम कर सकते थे। आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो समझ आ गई। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।